मित्रांनो, मी आपला मराठी शिक्षक मनोज रामस्वामी परत एकदा इयत्ता 9वीच्या काझीरंगामधल्या तिसऱ्या भागात हार्दिक स्वागत करतो। आपण पहिल्या 2 भागामध्ये पाहिलं असम राज्यातला काझीरंगा या भागामध्ये आढळणाऱ्या विविध पक्ष्यांसंदर्भांची माहिती घेतली। त्यात हुलॉक हा एक विशेष पुच्छविहीन म्हणजे शेपूट नसलेला प्राणी माकड आपण पाहिलेला आहे। त्याच्यानंतर आपण पाहिलं एक शिंगी गेंडा हे इथल्या असम राज्याचं प्रतीक असं चिन्ह आहे आणि हे प्रतिकात्मक असं प्राणी आहे। त्याच्याबद्दल थोडीशी माहिती घेतली होती आपण। तो स्वतःहून कुणावर हमला करत नाही, पण एकटा असला तर तो आपल्या भीतीपोटी तो दुसऱ्यांवर हल्ला करतो, दुसऱ्या प्राण्यांवर हल्ला करतो हे आपण पाहिलं। त्याचबरोबर एक शिंगी गेंडा हा जगातील सर्वात प्रचंड अशा विशालकाय प्राण्यांमधल्या 4थ्या क्रमांकावर आहे। त्याचबरोबर आपण पाहिलं की एक शिंगी गेंडा हा बाजारात त्याच्या शिंगांची किंमत 2000 रुपये आहे। तो स्वतःला थंड ठेवण्यासाठी आपल्या अंगावर चिखल माखून घेतो आणि त्याच्यानंतर आपण पाहिलेलं आहे की हा एक शिंगी गेंडा हा स्वच्छतेचा भोक्ता असतो, म्हणजे त्याला स्वच्छता आवडत असते। त्यासाठी तो काय करतो, आपली विष्ठा म्हणजे आपली संडास किंवा आपलं पॉटी हा तो जंगलातल्या एखाद्या विशिष्ट ठिकाणीच करत असतो। तो कितीही लांब गेला तरी तो त्याच ठिकाणी येऊन तो आपली पॉटी करून जातो। हे सगळं आपण पाहिलेलं आहे। आज आपण तो हमने देखा कि असम राज्य का काज़ीरंगा में दुनिया भर में जितने विशिष्ट पशु पक्षी है उनमें बहुत से काज़ीरंगा में है और कहीं पे भी नहीं मिलते हैं। उन सब में एक विशेष बताया गया है कि हुलॉक नाम का एक बंदर है जो हमने सिर्फ यहीं पे देखने को मिलता है और वो बिना पूँछ वाला बंदर है। उसके बाद हमने देखा और एक विशेष है यहाँ का कि वो एक शिंगी गेंडा। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ली थी। हमने देखा कि एक शिंगी गेंडा अपने से खुद से दूसरे किसी पे हमला नहीं करता है। उसके बाद हमने देखा कि दुनिया के सबसे बड़े प्रचंड विशालकाय प्राणियों में एक शिंगी गेंडे का 4था नंबर आता है। और हमने देखा कि एक शिंगी गेंडे के सींग की कीमत मार्केट में 2000 रुपये है। उसके साथ साथ वो अपने आपको ठंडा रखने के लिए चिखल मतलब मड से खुद को लपेट लेता है। और हमने ये भी देखा कि वो एक शिंगी गेंडे को स्वच्छता बहुत पसंद है, तो इसीलिए वो क्या करता है, अपने आप को वो कहीं पे भी जंगल में कहीं पे भी कितने भी मैलों दूर हो पर वो अपनी पॉटी करने के लिए एक विशेष जगह पर ही जाता है। तो आज हम और आगे के प्राणियों के बारे में भी देखेंगे, कौन कौन से प्राणी और दिखते हैं, कौन कौन सी चीज़ें उनको नज़र आई, ये सारी चीज़ें अब हम देखेंगे। माहुताने खून केली व गरकन वळसा घेऊन वैजंती दुसरीकडे निघाली। त्याचवेळी एक पांढरा शुभ्र गायबगळा डोक्यावरून पंख हलवत आला। मी लगेच मनात नक्की केले की जवळपास कुठेतरी रानमशींचा कळप असायला पाहिजे। तो उन्होंने जब माहुत ने एक शिंगी गेंडे को देखना और उसको निहारना ख़त्म हो गया उनका, तो माहुत ने वैजंती कौन थी, तो जिस हाथी पे वो लेखक सवार थे उस हाथी का नाम था वैजंती। तो उसको इशारा करते ही वो अब मुड़कर पीछे चलने लगी, तो एक कैटल इग्रेट्स उनके सर के ऊपर से चला गया था। तो वो देखकर अब लेखकाला वाटत होतं की इथे जवळपास कुठे रानमशींचा एक कळप असला पाहिजे। कळप मतलब ग्रुप, झुंड। तो
उन्होंने ये ध्यान दिया, ये लग गया, उनको पता चल गया कि अब यहीं कहीं पर एक जंगली भैंसों का एक झुंड है। तो ये कैटल इग्रेट्स हमेशा उस रानमशी मतलब जंगली भैंसों के आसपास घूमते रहते हैं। माझा तर्क खरा ठरला. गिरकी घेऊन बगळा तेथे जेथे उतरला त्या दिशेने माहुताने वैजंतीला हाकारले आणि 5-15 म्हशींचा एक कळप शांतपणे चरताना आमच्या दृष्टीस पडला. आम्ही म्हशी तो उन्होंने जो सोचा था, लेखकाने जे विचार केलं होतं ते खरं होतं. तर थोड्याशाच अंतरावर त्यांनी काय बघितलं तर एक 5-15 म्हशींचा कळप हा तेथे चरताना आराम करताना त्यांनी पाहिलेला होता. आणि त्याच्या आजूबाजूला त्यांनी हे कॅटल इग्रेट्स म्हणजेच गायबगळे त्यांनी पाहिलेले होते. म्हशी गवतातून चालतात त्यावेळी गवतातले अनेक लहान किडे घाबरून हवेत उडतात. त्या खाण्यासाठी नेहमीच म्हशींच्या जवळ अथवा त्यांच्या पाठीवर येऊन बसतात. तर आता हे गाय बगळे हे काय करत असतात तर नेहमी म्हशींच्या जवळपास असतात. तर का तर जेव्हा म्हस ही चरत असते तर तेव्हा ती गवतातनं चालत असताना गवतात असलेले छोटे छोटे जे कीटक असतात ते उडत असतात. आता हे उडणारे कीटक खाण्याचं काम कोण करतं तर हे गायबगळे करते. आणि त्यामुळेच हे गायबगळे नेहमी त्या जवळपास राहत असतात रानमशींच्या. तो जब लेखक ने देखा कि आसपास में कोई जंगली भैंसों का झुंड है तो वो वहाँ पे निकल गए और उन्होंने देखा और उनको एक बात पता थी कि ये जो कैटल इग्रेट्स है हमेशा जंगली भैंसों के आसपास ही मंडराते रहते हैं. उसकी एक वजह थी, जब भी ये चरते थे या घास चरने जाते थे तो तब उनके आसपास जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो घास में से निकलकर बाहर आते हैं. तो जब भी ये कीड़े बाहर आएंगे घास में से तब ये कैटल इग्रेट्स या गायबगळे उन्हें खा सकते थे. इसीलिए हमेशा ये गायबगळे मतलब कैटल इग्रेट्स हमेशा इन रानमशी के आसपास में ही जंगली भैंसों के आसपास ही मंडराते रहते हैं. विशाल शिंगाच्या 10-15 म्हशींच्या मधून वावरणारे बगळे पाहून मनात आले की निसर्गाचा हा काळ्यावरची पांढरी लिपी केव्हा तरी कागदावर चित्रित केली पाहिजे. आसामी जंगलातल्या रानमशींची शिंगे दिसायला मोठी सुंदर व विशाल चंद्राकृती असतात. तो अब ये विशाल सींग वाले बहुत बड़े सींग वाले ये जो रानमशी है या फिर जंगली भैंस है इन्हें देखकर बहुत ही अच्छा लगता है. तो वो देखकर कभी कभी ऐसे लगता है कि काले से भैंसों को के ऊपर एक सफ़ेद सी चादर उड़कर रखी हुई है. तो उन्हें देखकर अब कोई भी ड्राइंग निकाले या चित्र निकाले ऐसे उनको लगता है. तो ये असम के जंगल में ये सुंदर दिखने वाली गाय या फिर रानमस उनके सींग जो है वो कैसे है तो विशाल अर्धचंद्राकृति है. तो मतलब आधी चांद की तरह उनकी सींग बड़े सींग लगे हुए होते हैं. हत्तीपेक्षाही उंच असलेल्या एलिफंटा ग्रासमधून चिखल तुडवत माहुताने वैजंतीला पुढे काढली. थोडे अंतर चालून गेल्यावर मध्येच थांबून तिने सोंड वर केली आणि तुतारीसारखी किंकाळी फोडली. मला वाटले काहीतरी संकट आहे. माहुताने तिकडे नजर फिरवली आणि हत्तीनीला पुढे चालण्याची सूचना केली. तर आता काय झालं, हत्तीपेक्षाही उंच असलेला एलिफंटा ग्रास म्हणजे या आपल्या या जे काझीरंगाचं विशेष आहे म्हणजे इथले गवत हे खूप उंच असतं. म्हणजे याच्यात एखादा हत्तीही लपला जाईल एवढा उंच गवत असतो. त्यामुळे याला आपण एलिफंटा ग्रास असे
म्हणतो. म्हणून आता हे घास तुडवत किंवा हे ग्रास म्हणजे हे गवत तुडवत तुडवत जेव्हा जाते पुढे, वैजयंती पुढे सरकली तेव्हा थोडं अंतर चालल्यानंतर तिने सोंड वर केलं. तिचा स्वतःचा जे हॉर्न होतं तो तिने वर केला आणि तुतारीसारखी किंकाळी फोडली. त्याला मला वाटले काहीतरी संकट आहे. माहुताने तिकडे नजर फिरवली आणि हत्तीला पुढे चालण्याची सूचना केली. तर हत्तीपेक्षा उंच मतलब हाथी से भी ऊंचा ऐसे घास वहाँ पे हमें काजीरंगा में देखने को मिलता है। तो उसके अंदर हाथी भी ढक जाए इतना ऊंचा घास होता है, इसीलिए उसे एलिफेंटा ग्रास कहते हैं। तो वो घास में से निकल कर अब वो वैजयंती जगह कर उस ग्रास में से जगह कर वो आगे लेने लगी थी। पर आगे थोड़ा सा आगे जाकर वो खुद को रोक लिया और उसने अपनी सींग उठाकर ज़ोर से आवाज़ लगाई। तो ये देखकर थोड़ा सा वो डर गया था, मतलब वो ग्रास देखकर या वैजयंती को कुछ एहसास हो रहा था, इसीलिए वो डर गई थी। माहूद ने इधर उधर नज़र फेरी और हाथी को आगे चलने की सूचना की। सावधपणे पावलं टाकत गवतातून हाती एका डबक्यापाशी आली. डबक्याच्या काठावर एक हरिण मरून पडले होते. हत्तीने पुन्हा एक किंकाळी फोडली आणि तोंड हवेत फिरवून चारी दिशांचा वास घेतला. जणू काय मृत्यूची पावले आजूबाजूला कुठेतरी रेंगाळत आहेत की काय याचा मागोवा ती घेत होती. तो जब उसने देखा कि वो यहाँ पे कुछ है तो इसीलिए वो बहुत या उसे एहसास हुआ कि यहाँ पे कुछ है, इसीलिए वो बहुत सावधानी से फार सावधानपूर्वक ती गवतातून चालत डबक्यापाशी, डबका मतलब जो पानी का जगह होता है वो, तो डबक्याच्या काठावर, डबके मतलब वो पानी की जो जगह है उसके आसपास एक हिरन मरकर पड़ी हुई थी। तो इसीलिए हत्ती ने जब उसे देखा तो ज़ोर से आवाज़ लगाई और चारों दिशा में उसने उस बाँस को सूंघ लिया कि वहाँ पे कुछ जंगली जानवर तो है या नहीं। तो वो देखने के लिए वो वहाँ पे पास में चली गई थी। उसने देखा कि वहाँ पे एक जंगली हिरन मरा पड़ा हुआ था, तो इसीलिए वो देखकर फिर ती मागोवा घेत होती, देख रही थी। मतलब जंगली प्राणियों को सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। दूर से ही वो किसी भी चीज़ को एहसास कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं। उसी तरह वैजयंती ने जब वो घूमकर फिर वापस आई थी तो देखा उसने कि उसे कुछ एहसास हुआ, इसीलिए वो बीच में ही रुक गई और उसने जब देखा, पास जाकर देखा तो क्या हुआ, एक हिरन मरी पड़ी हुई थी। तो इंसानों से पहले जंगली जानवरों को सारी चीज़ों का एहसास या सूंघने की शक्ति उनमें बहुत ज़्यादा होती है। चला ही प्रश्न सोडवायची आहे।